about flowers and their inflorescence. Inflorescence मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो क्विक रिकैप लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया था कि हमने देखा फ्लावर कैसे क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है कई बार, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि उसका इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि उसका अरेंजमेंट कैसा है। हो सकता है आपका फ्लावर जो है वो रैसिमोज हो या वो काइमोज या साइमोज, एनीवे यू कैन प्रोनाउंस, वैसा हो। रैसिमोज मतलब क्या है कि एक फ्लावर डेवलप होता है लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ जो है वो आगे होती रहती है। और काइमोज फ्लावर जैसे कि गुलाब का पौधा हो गया, एक बार फूल आ गया फिर उसके आगे ये पौधा जो है वो ग्रो नहीं करता, राइट। आफ्टर दैट वी हैव सीन फ्लावर के पार्ट्स हमने देखे थे कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, आई मीन उसके जो रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स कौन से हैं, इन जनरल उसका क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्ट्स, एपीब्रैक्टेट, हमने ये टर्म्स देखी थी। ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कई बार फ्लावर के पार्ट्स पूछे जाते हैं। ओके, तो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है ग्रीन कलर का उसको हम कैलेक्स कहते हैं, राइट। फिर उसके जो पेटल्स होते हैं, कलरफुल चीजें होती है, उसको हम करोला कहते हैं। फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव और पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो होता है एंड्रोशियम, दैट इज स्टैमेन, ये वाले। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है दैट इज गाइनेशियम, जो कि स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं उसमें, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखे थे कि फ्लावर कैन बी एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और आसिमेट्रिक। मतलब अगर हम किसी फ्लावर को इक्वली, मतलब सेम तरीके से उसको अगर हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी एक्सिस से अगर हम उसको कट करते हैं तो इट बिकम्स एक्टिनोमॉर्फिक, जिसकी रेडियल सिमेट्री होती है, राइट। जबकि जाइगोमॉर्फिक वो होते हैं जिसको हम किसी एक ही प्लेन में कट कर सकते हैं, टू इक्वल हाफ्स में। ठीक है, लाइक इन केस ऑफ गुलमोहर, बीन या कैशिया, इनके एग्जाम्पल हमने यहाँ देखे। और एक होता है असिमेट्रिक, किसी भी तरह से हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ये तीन तरीके के हो गए डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स पेटल्स। फिर हमने ये देखा था कि इट कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, मतलब कि उसके अंदर जो पेटल्स प्रेजेंट है, उसकी जो पंखुड़ियां प्रेजेंट है वो कितनी है। इट कैन बी 3 लाइक इन केस ऑफ ट्राइमेरस, इट कैन बी 4 लाइक इन केस ऑफ टेट्रामेरस एंड यूजुअली 5 दैट इज पेंटामेरस। इसमें फिर हमने देखा था कि बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, इसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस वो होते हैं जिसमें गाइनेशियम जो है, मतलब जो ओवरी है, ये सबसे ऊपर होती है और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स जो है उस प्लांट के वो ओवरी के नीचे अटैच होते हैं। लाइक इन केस ऑफ चाइना रोज, जो हिबिस्कस का पौधा होता है, उसमें ओवरी सुपीरियर होती है और बाकी सारी चीजें उसके नीचे अटैच्ड होती है, दैट इज हाइपोगाइनस। एक्सक्यूज मी मैम, पेरिगाइनस, हाँ जी। मैम जो आपने बताया वो जिनकी मतलब 3 4 और 5 वो हम्म। है हम्म। मैम, इसमें अगर 5 से ज्यादा है तो? वो पॉलीपेटलस होते हैं, फिर पॉली में आ जाता है वो, ओके पॉलीमेरस। हम्म। मैम। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ ओवरी, इट कैन बी हाइपोगाइनस, मतलब कि ओवरी सबसे सुपीरियर है और उसके नीचे बाकी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। इट कैन बी पेरिगाइनस, पेरिगाइनस मतलब इक्वली ओवरी के साथ साथ ही बाकी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। एंड इट कैन बी एपिगाइनस, एपिगाइनस मतलब कि ओवरी नीचे है और बाकी सारे ऑर्गेनल्स जो है वो ऊपर है। लाइक हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल यहाँ पे चाइना रोज है, जो हिबिस्कस का प्लांट हम देखते हैं यूजुअली। पेरिगाइनस का एग्जाम्पल है यहाँ पे प्लम, रोज, पीच। आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, गुलाब का पौधा सबके यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉमन नहीं होता है। फूल ले लो, मुरझाया हुआ फूल ले लो, उसको कट करके देखो ब्लेड से, राइट। देन यू विल फाइंड कि उसकी ओवरी जो प्रेजेंट है, ओवरी के साथ साथ ही इसके बाकी ऑर्गेनल्स भी जो है वो प्रेजेंट है। एंड इट कैन बी एपिगाइनस, एपिगाइनस मतलब कि ओवरी नीचे है और बाकी सारे पार्ट्स जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट है। लाइक इन केस ऑफ गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, इन सारे केसेस में एपिगाइनस ओवरी प्रेजेंट होती है। फिर आई थिंक यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। इसके अगला पार्ट जो है वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहला पार्ट जो है वो है कैलेक्स। कैलेक्स मतलब कि ये जो, अगर गुलाब की कली आप देखोगे, बड ऑफ रोज अगर आप देखोगे, तो ये जो ग्रीन कलर की चीज है, जो पहले जब बड फॉर्म में प्रोटेक्शन देती है और जैसे फूल बनता है, उसको जब फूल खिलता है, तो ये जो ग्रीन कलर के इसके जो पार्ट्स हैं, ये नीचे की तरफ पौधे में हमें दिखते हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं कैलेक्स। और कैलेक्स के इंडिविजुअल पार्ट को हम कहते हैं सेपल्स। ओके, सेपल्स, और सेपल्स के अंदर पेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ अ फ्लावर। वर्ल मतलब कि
गोल जो चक्कर बनाता है वो, राइट, दैट इज कॉल्ड एज व्हर्ल. आउटरमोस्ट व्हर्ल ऑफ अ फ्लावर, इट इज मेड अप ऑफ सेपल्स, मतलब कि डिफरेंट सेपल्स कम टुगेदर टू मेक अ कैलेक्स. जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज. जैसे आपने देखा कि जब गुलाब की कली होती है तो ये सेपल्स जो होते हैं, जो कैलेक्स है, ये उस कली को प्रोटेक्ट करता है. द कैलेक्स मे बी गैमोपेटालस और इट कैन बी गैमोसेपेलस और इट कैन बी पॉलीसेपेलस. गैमोसेपेलस मतलब कि जितने भी सेपल्स प्रेजेंट है उसके इंडिविजुअल वो यूनाइटेड है. लाइक इन दिस केस आप देख सकते हो कि ये सेपल्स सारे यूनाइटेड है, एक ही है. और इट कैन बी पॉलीसेपेलस लाइक इन केस ऑफ रोज, इट कैन बी फ्री. ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए. आपका काम क्या है, आपने अपनी नोटबुक के अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजीज लिख के इनके डेफिनेशंस लिखनी है, क्योंकि एकदम से लेके बैठोगे तो आपको नहीं पता लगेगा. आपको पता होना चाहिए एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, एपिगाइनस का क्या मतलब है, पेरिगाइनस का क्या मतलब है, राइट. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने अभी यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी देखी थी, क्या था, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये क्या है आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, राइट. तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इट कैन बी गैमोसेपेलस और इट कैन बी पॉलीसेपेलस. गैमोसेपेलस मतलब कि सारी सेपल्स जो है वो इकट्ठी होती है. और इट कैन बी पॉलीसेपेलस लाइक इन केस ऑफ रोज, कि ये सारे जो सेपल्स प्रेजेंट है, कैलेक्स के पार्ट्स, ये इंडिविजुअली अलग अलग प्रेजेंट होते हैं. ओके. अब कैलेक्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है करोला. करोला मतलब कि एक्चुअली जो पेटल्स प्रेजेंट होती है उसे हम करोला कहते हैं. ओके. तो different petals, number of petals come together to make a corolla. Sepals come together to make calyx. Petals come together to make corolla. Okay. Petals are brightly colored. It helps to attract insects for pollination. जो petals होते हैं आपको पता है फ्लावर के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. करोला में भी गैमोपेटालस और पॉलीपेटालस. मतलब कि अगर आप धतूरे का पौधा कभी अगर आपने देखा है, उसका अगर आपने कभी फूल देखा है तो वो कुछ इस तरीके का होता है. निरियम का जो होता है, कनेर कनेर का भी होता है, तो ये ऐसे बेल शेप होता है, राइट. तो इसकी जितनी भी पंखुड़ियां हैं, जितने भी पेटल्स है, वो फ्यूज्ड होती हैं. ठीक है. सो इफ इट इज फ्यूज्ड, इसको हम कहते हैं गैमोपेटालस. एंड इफ इट इज डिफरेंट, अलग अलग पेटल इसकी प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीपेटालस. ओके. शेप एंड कलर ऑफ करोला वैरी इन प्लांट्स. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, हमें पता है. करोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप ऑल्सो. अब एस्टिवेशन. एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स. हर एक फूल को आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो उसकी पेटल्स अरेंज की गई है वो अलग अलग तरीके से अटैच की गई है, राइट. तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ अटैचमेंट, इट कैन बी वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और वैक्सिलरी और पैपिलानेशियस एस्टिवेशन. ठीक है, चार तरीके हैं. यहाँ पे मैंने इमेजेस दिए हुए हैं. अगर इंडिविजुअल एक एक पंखुड़ी प्रेजेंट है, एक एक ये पेटल प्रेजेंट है, इट बिकम्स वेलवेट. अगर वो इस तरीके से एक दूसरे के अंदर इस प्रेजेंट है तो ट्विस्टेड. दिस इज इम्ब्रैक्टेड, मतलब कुछ अंदर की तरफ है कुछ बाहर की तरफ है, तो इम्ब्रेक्टेड. एंड अगर इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है तो वो बनता है वैक्सिलरी. ओके. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वेलवेट एस्टिवेशन जिसमें एक एक पंखुड़ी अलग अलग है. कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस मतलब कि जो आंख का पेड़ होता है, राइट. इस तरीके के पत्ते हमें काफी सारे दिखते हैं, फूल काफी सारे दिखते हैं जिनमें वेलवेट एस्टिवेशन होता है. अब आप जब भी कहीं बाहर जाओगे, कहीं आओगे जाओगे, आप देखोगे तो आपने इस नजरिए से आसपास के फूल पौधों को देखना है कि इसका कैसा एस्टिवेशन है, इसकी कैसे अरेंजमेंट है. ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, सो दैट स्टडी विल बी मोर इजी. नेक्स्ट इज ट्विस्टेड. लाइक इन केस ऑफ चाइना रोज आपने देखा है, ये पौधा बहुत ही कॉमन है कि इसके अंदर जो पत्ते प्रेजेंट, मतलब जो पेटल्स प्रेजेंट है, दे आर वन इनसाइड द अदर. इस तरीके से वो ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ऑन द अदर हैंड इम्ब्रिकेट मतलब कि इस तरीके से कुछ पेटल्स अंदर होते हैं कुछ पेटल्स बाहर होते हैं. लाइक इन केस ऑफ कैशिया और गुलमोहर, such kind of estivation is present. Next is vexillary. लाइक इन केस ऑफ पी, मटर के जो दाने होते हैं, मटर के जो फूल होते हैं, उसमें वैक्सिलरी टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको दिखाई देगी. ठीक है. बीन्स के केस में भी, मटर के केस में भी आपको इस तरीके की अरेंजमेंट जो है वो दिखाई देगी. ओके. अगला पार्ट जो है वो है एंड्रोशियम. एंड्रोशियम जो होता है, इट इज
representative of a male reproductive organ present inside the plant. Okay. It is composed of stamens. जो उसके अंदर मेन कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्टैमेन. इस तरीके से आप कोई भी फूल अगर काट के देखोगे तो कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट आपको दिखेगी. तो इसको हम स्टैमेन कहते हैं. Each stamen represents the male reproductive organ. A stamen consists of a stalk and a anther. मतलब उसके अंदर एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, स्टॉक कहते हैं जिसको, और ऊपर की तरफ उसको जो एक एरिया है उसको हम कहते हैं एंथर. और ये जो एंथर होता है इसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ओके. तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. When stamens are attached to petals, they are epipetalous. Like in case of brinjal, इसमें आप देख सकते हो कि जो stamens है ना, ये petals के साथ arranged है, उसके साथ connected है. इसको हम epipetalous कहते हैं. और अगर stamens attach नहीं है तो उनको हम epiphyllous कहते हैं. अगर वो अलग ही present है इस तरीके से, like in case of lily, उसको हम कहते हैं epiphyllous. If the stamen in a flower are free, they are called as polyandrous, and if stamens are united it is called as syndramus. मतलब यहाँ पे polyandrous flower like in case of lotus जिसमें stamens जो है वो individually free है, right? और यहाँ पे synandrous because ये fused है, इकट्ठे हैं चाइना रोज में. ये डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है. You can read it out. It's not needed. नेक्स्ट पार्ट है वो है गाइनेशियम. गाइनेशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स. इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर आपको फ्लावर के अंदर दिखेगा जिसमें मेनली होगा स्टिग्मा जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो, स्टाइल मतलब कि जो एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है वो, एंड ओवरी एट द बॉटम जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. स्टिग्मा जो मैंने आपको बताया अपर मोस्ट एरिया, इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स. स्टाइल कनेक्टिंग ट्यूब होती है, एंड ओवरी विच कंटेन्स ओव्यूल्स. प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन मतलब कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है उनकी अरेंजमेंट कैसी है. हमने एस्टिवेशन देखा था, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, राइट. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लेसेंटेशन मतलब कि ओव्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे ओवरी के अंदर वो किस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं. इट कैन बी मार्जिनल, इट कैन बी एक्सियल, इट कैन बी पेरिफेरल, इट कैन बी फ्री सेंट्रल, और इट कैन बी बेसल. जैसे कि हम एग्जांपल्स देखते हैं. एज इन केस ऑफ पीज, मटर के जो अगर आप देखोगे मटर के अंदर तो यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है. हियर द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows. राइट. इस तरीके की अरेंजमेंट बहुत कॉमनली हमने देखी है. इसको कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ये जो मिडिल जो वेनेशन है ना ये इसके आसपास ये अटैच्ड होते हैं इस तरह से. जबकि एक्साइल कैसे होता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, इन सब में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का एस्टिवेशन सॉरी प्लेसेंटेशन आपको दिखेगा. ये होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन. हियर द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन अ मल्टीलोक्युलर ओवरी. जबकि पेरिफेरल में आप देख सकते हो कि ये इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी. इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, लाइक इन केस ऑफ मस्टर्ड एंड अर्जिमोन. फ्री सेंट्रल, they are present centrally like in case of dianthus, primrose. इस केस में ये प्रेजेंट होते हैं और इसके बीच में मतलब डिवाइडेड नहीं होते. इट इज प्रेजेंट यूनिफॉर्मली, मतलब ये पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है. बेसल प्लेसेंटेशन लाइक इन केस ऑफ सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, जहां पे प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड द सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट. ओके. तो इस तरीके से ये प्लेसेंटेशन हो गए डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन. गाइनेशियम का अगला पार्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स.
ये जो ओव्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है सारे के सारे, दे डेवलप इनटू सीड्स, राइट? ये सीड्स में डेवलप हो जाते हैं और जो टोटल ओवरी होती है, इट डेवलप्स इनटू अ फ्लावर। दिस इज इट्स एप्लीकेशन कि जो ओव्यूल्स होते हैं उससे सीड्स बनते हैं और जो ओवरी होती है उससे आगे चल के फ्लावर डेवलप होता है। ओके, तो दिस इज अबाउट द फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लावर में फ्लावर के बारे में प्लस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्रूट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ रिपन ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट? फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी जो है उसकी डेवलपमेंट होके उससे जो है फ्रूट बनता है। ओके, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रूट्स उन्हीं में आते हैं जिनमें फूल आते हैं, तभी फूलों से फ्रूट्स बनते हैं, राइट? अ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर किसी फ्रूट को डेवलप होने के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये सारे डेफिनेशंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकती है। हम अगले थर्सडे इन सारी चीजों के ऊपर, ये सारी जितनी टर्मिनोलॉजीज हमने इस चैप्टर में स्टडी की हुई है उनके ऊपर मैं आपका एक टेस्ट लूंगी। ओके, जिसमें मैं आपको बताऊं पूछूंगी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज, राइट? तो आपको लिखना मतलब ऑप्शन सिलेक्ट करना आना चाहिए कि फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। ओके, इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इट इज कॉल्ड एज अ ड्रूप। दे आर वन सीडेड एंड डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। उनमें एक ही सीड है, दे आर कॉल्ड एज ड्रूप। A fruit consists of pericarp. Pericarp, it may be dry or fleshy, thick, and fleshy pericarp is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. देखो, कोई भी फ्रूट अगर हम देखेंगे तो उसका जो आउटर मोस्ट एरिया है उसे कहते हैं एक्सोकार्प, बीच वाला पार्ट है, या एपिकार्प। बीच वाला पार्ट जो फ्लेशी पार्ट होता है उसको कहते हैं मेसोपार्ट, और उसके अंदर जो फ्रूट बना, जो उसकी सीड है, उसे कहते हैं एंडोपार्ट। ओके, सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो in mango, the pericarp is well differentiated into epicarp, fleshy edible mesocarp and stony hard endocarp. मैंगो में जो हम खाते हैं that is a epicarp, that is a mesocarp, जो पोर्शन हम खाते हैं। इन कोकोनट द मेसोकार्प इज फाइब्रस, जो फाइब्रस मटेरियल हमें दिखता है कोकोनट में दैट इज इट्स मेसोकार्प। ओके, तो दिस इज अबाउट फ्रूट। फ्रूट में हमने देखा कि बेसिकली फ्रूट कैसे बनता है, हमने वो देखा। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट्स इन जनरल इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज सीड। सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमने देखा कि ओव्यूल्स मैच्योर होने के बाद उससे जो है वो सीड्स बनते हैं। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। उसका आउटर मोस्ट एरिया सीड कोट होता है एंड इनसाइड इट कंटेन्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी सीड को आप स्टैंपिंग हो गया, okay. अगर आपके किसी क्या कह रहे थे मैं, आपके आपने अगर कोई सीड लिया है, उस सीड के अगर आप उसको कट करते हो एंड इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, इट बिकम्स डाइकोटिलिडोनस, राइट? मटर का दाना अगर आप लेते हो उसको बीच में तोड़ सकते हो, दो इक्वल हाफ्स उसके हो जाते हैं। पर अगर आप कोई चावल का दाना लेते हो या व्हीट लेते हो, कॉर्न लेते हो, तो उसको आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इट बिकम्स मोनोकोटिलिडोनस। ओके, एंड अलोंग विद दैट इट कंटेन्स रेडिकल। रेडिकल ही आगे चल के जो है प्लांट में डेवलप होती है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड एज सीड कोट। तो सबसे बाहर वाला एरिया है उसको हम कहते हैं सीड कोट। सीड कोट हैज टू लेयर्स, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम टेस्टा कहते हैं और उसका इनर लेयर जो है उसको हम टेगमेन कहते हैं। ऑन द सीड कोट देयर इज अ स्कार कॉल्ड हाइलम थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट। इसको कहते हैं हम हाइलम, यहाँ पे आपको दिख सकता है, राइट? यहां से ये सीड जो है ये फ्रूट के साथ अटैच होती है। दिस इज हाइलम। ओके, above the hilum is a small pore called as micropyle.
हाइलम के ऊपर जो स्मॉल पोर होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल. Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledons. Cotyledons are fleshy and full of reserve food material जो सीड को पोटेंशियल देता है ग्रो होने के लिए उसके डॉर्मेंट कंडीशन में. हम बीज बोते हैं तो उससे तुरंत पौधा नहीं निकलता, राइट. बीज बोने के बाद उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिर उससे एक अंकुर निकलेगा, एक छोटा सा स्प्राउट निकलता है और उसको फिर आगे चल के वो एक प्लांट में, एक पौधे में डेवलप होता है. तो उसको ये पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो है वो इन कोटिलिडॉन्स के अंदर जो स्टार्च मटेरियल या शुगर्स जो स्टोर्ड है वो उसको हेल्प करती है. At the two ends of the embryonal axis, the radial and plumule are present. Radical present होता है and plumule are present. Okay. In some seeds like castor, ये castor के seeds है, the endosperm is formed due to double fertilization. It is a food storing tissue. Okay, इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, which is a food storing tissue. In plants like beans, gram and peas, the seeds are non-endospermous. That is, endosperm is not seen in mature seeds. Okay, तो इस तरीके के कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस मिलते हैं हमें. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, हाँ जी मैम, जो मतलब प्रीवियस स्लाइड थी इससे भी एक और पीछे, तो मैम इसमें ये माइक्रो फाइल क्या था? माइक्रोपाइल ये होता है जहां पे फ्रूट्स के साथ ये अटैच होता है. सॉरी, वो तो हाइलम होता है. एंड अबव हाइलम देयर इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल. उसके ऊपर एक छोटा सा पोर होता है, एक छेद होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं. मैम इसका मतलब ये कनेक्ट होता है फ्रूट से, या फिर मैम इसका क्या यूज होता है, ये क्यों होता है? ये फ्रूट के साथ कनेक्ट नहीं होता है. इट हेल्प्स इन जो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है ना, सीड से पौधा बनने का जो प्रोसेस होता है, इसमें इसका रोल होता है, प्ले करता है. देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच आर प्लेड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. उसका जो पौधा निकलने का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है. ओके मैम. राइट, तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुए हमने देखे. जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, बट सम आर नॉन एंडोस्पर्मिक आल्सो. In cereals like maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and stored fruit. Endosperm जो होता है, मिडिल पोर्शन जो होता है, ये देखो यहाँ पे ये एंडोस्पर्म है, तो इसका मेन काम होता है कि इट रिजर्व्स फूड. The outer covering of endosperm separates the embryo by a protein layer called alluron layer. ये alluron layer होती है जो proteinaceous layer होती है, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई. और ये क्या करती है, इनर और आउटर लेयर्स को सेपरेट आउट करती है. The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule and radicle. The plumule is protected in a sheath called coleoptile and radicle is protected in a sheath called coleorhiza. ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए. इसके क्या क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ. Embryo is small and is situated in a groove at one end of the endosperm. Endosperm complete होता है, इसके एक साइड में जो है, एक एंड में जो है एम्ब्रियो को, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है, ये एंडोस्पर्म है पूरा, और उसके एक साइड में ये एम्ब्रियो जो है इन्होंने सिचुएट किया हुआ है. ओके, इस कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलिडॉन नोन एज स्कुटेलम. ओके, ये उसको जो शील्ड है उसकी, इट विल बी मोर क्लियर, लेट मी शो यू. ये जो शील्ड है उसकी, ये इसको कहते हैं स्कुटेलम. एंड शॉर्ट एक्सिस विथ प्लीम्यूल एंड रेडिकल. इस साइड जो शॉर्ट एक्सिस है उसमें प्लीम्यूल और रेडिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, प्लीम्यूल जो होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है विद अ शीथ कॉल्ड कोलियोप्टाइल. ये शीथ जो है इसके ऊपर प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करने वाली, इसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, और जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करती है उसको कोलियोराइजा कहते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें हमने अभी जो डिस्कस की, दैट वाज देयर इन अवर टॉपिक, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें से कोई भी एक के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है. कॉम्प्रिहेंसिवली राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गिव मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस एनी वन पार्ट ऑफ द प्लांट.
राइट? तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक टुडे। इसके नोट्स आज मैं अपलोड कर दूंगी आपके साथ, राइट? सो हमने एक बहुत ही मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपने सिलेबस का, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, मतलब नॉट टुमारो, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज देयर इन अवर सिलेबस, ठीक है? कल जो है हम कोशिश नहीं, हम डिस्कस करेंगे अबाउट अवर प्रैक्टिकल्स, ठीक है? प्रैक्टिकल फाइल नॉर्मली जो आपने फाइल्स लगाई है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए वैसे ही लगानी है, थोड़ी मोटी फाइल लगाना, अदरवाइज फिर 2 फाइल्स बनानी पड़ती है तो हैंडलिंग आपको डिफिकल्ट हो जाएगी। मोटी फाइल लगाना, और उसमें मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगी आपने क्या लिखना है, सो नो नीड टू गो हियर एंड देयर फॉर दैट। जो पीपीटी में शेयर करूंगी उसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख के बताऊंगी कि आपने किस तरह से और क्या चीज लिखनी है। टाइम टू टाइम कंप्लीट करिए अपनी फाइल्स, सो दैट आपको आगे चल के जो है वो बर्डन नहीं आएगा, ठीक है? कोई डाउट है तो मुझे बताओ, we can discuss, otherwise let me take your attendance and we will end up today's meeting. अभी ग्रुप लीव मत करना, मैं आपकी अटेंडेंस अभी मार्क कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। यस, हाँ जी। मैम मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर की नोट सेंड कर आज देना। कर दूंगी मैं, हाँ जी। ग्रुप में कर देना। ग्रुप में ही करूँ, ठीक है? हाँ ग्रुप में ही कर दूंगी, ये तो ग्रुप में ही होंगी। इसमें ग्रुप में कर देना। और कोई डाउट किसी को, और कोई बात डिस्कस करनी है? मैम बायो वाला को अलग ग्रुप है कोई? हाँ, आप नहीं हो अंश उस ग्रुप में? नो मैम। तो इसको ऐड कर दो भाई। मैसेज करना, पर्सनली मैं ऐड कर दूंगा। हाँ जी, ओके। रितेश को मैसेज कर दो आप एक, और फिर वो आपको ऐड कर देंगे। बायो का अलग से ग्रुप बनाया है हमने, क्योंकि फिर हमें लिंक शेयर करने में दिक्कत हो जाती है, वरना फिर सब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सी क्लास आ गई, इसलिए हमने बायो का अलग ग्रुप बनाया है। इसी में मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगी। मैम ये टर्मिनोलॉजी जो भी है इसकी भी नोट्स दोगी आप अलग से क्या? अलग से नहीं, इसी में होंगी वो, इसी में इसी में है। हाँ जी, हाँ जी। इनको आप थोड़ा सा लर्न करिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ना? हाँ, हमारे तो लिए न्यू है इसको ना, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वही इनको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो तभी मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट वीक इसके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, ताकि आप थोड़ा सा इसको डिटेल में रीड करो। अदरवाइज कोई करता नहीं, फिर एग्जाम के टाइम आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर, ठीक है? एग्जाम के टाइम डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं? डायग्राम भी आते हैं, हाँ, जैसे फ्लावर का डायग्राम, लीफ का डायग्राम, मैंने आपको बताया था, डायग्राम्स आते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना आंसर, कोई भी आंसर लिख रहे हो, उसको डायग्राम के साथ सपोर्ट करते हो ना, तो आपका एक प्रेजेंटेशन अलग ही हो जाता है। एग्जामिनर आपका आंसर बिना पढ़े आपको नंबर दे देता है, सच्ची बात बताऊं तो। अगर मैं आपको लीफ के बारे में मैंने शॉर्ट नोट पूछी है, आप 2 पन्ने लिखते हो, तो हो सकता है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट रीड करूं कि इसने क्या क्या लिखा है, पर वही अगर आप लीफ का डायग्राम बनाते हो, उसको अच्छे से लेबलिंग करते हो, तो मुझे पता लग जाएगा कि स्टूडेंट को सब कुछ पता है। मैं, हो सकता है मैं डिटेल में रीड ना भी करूं, राइट? तो जहां पे भी पॉसिबल है, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूं, जहां पे भी पॉसिबल है, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स, यू कैन मेक द फ्लो चार्ट्स। अपने आंसर शीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इन सब चीजों का जो है वो यूज कर सकते हो, राइट? तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आप ग्रुप लीव कर सकते हो, मीटिंग लीव कर सकते हो। वी विल मीट टुमारो। थैंक यू मैम। थैंक यू। कल हॉलीडे है क्या? थैंक यू मैम। हॉलीडे होने वाली है कल की। कल का हॉलीडे का आपकी तरफ से ही आया हुआ है, अभी हमारी तरफ से कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जिसमें देखा है अनऑफिशियल ग्रुप में, तो एक्चुअली हाँ, अगर आपकी तरफ से डिमांड है कि हमें चाहिए, तो आपकी तरफ से एक कंपाइल्ड एप्लीकेशन आना चाहिए, तो फिर हम आगे सोच सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो हॉलीडे। हम वो सीआर कर सकते हैं ना, सीआर से CR, करते में वो हाँ जी, हाँ जी। हो आप जाए तो सही रहेगा। यू कैन टॉक इन अनऑफिशियल ग्रुप, मैम आप बात करिए ओके मैम। और फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कुछ। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू जी। यू कैन लीव द ग्रुप मीटिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके।